नमस्कार। यूएसपी में आपका स्वागत है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत किया। उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया और एक स्टेट डिनर भी दिया गया। भारत रूस की दोस्ती की बड़ी बड़ी बातें हुई और कई सारे समझौते भी हुए, लेकिन वो नहीं हुआ जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी, और वो चर्चा थी डिफेंस डील्स की। रूस हमेशा से ही भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर रहा है। 76% पहले खरीदते रहे हैं, अब वो गिरकर 40% से नीचे आ गया है। लेकिन कह सकते हैं कि रूसी हथियारों के दम पर ही भारत ने अपनी फौज को चीन और पाकिस्तान जैसे, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे दुश्मन मुल्कों के खिलाफ तैयार रखा हुआ है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, फाइटर जेट सुखोई 30 और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जैसे रूसी हथियार भारत के खूब काम आए। माना जा रहा था, या यूं कहें कि मीडिया के एक बड़े हिस्से में दावा किया जा रहा था कि पुतिन के इस दौरे में भारत रूस के बीच 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 और एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की डील तो हो ही जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही यह भी बात होगी कि फिर पुतिन के इस दौरे से भारत और रूस दोनों को क्या हासिल हुआ। सबसे पहले बात यह करते हैं कि आखिरकार फाइटर जेट्स की डील की जो हवा है वो कैसे बनी। हालांकि बैकग्राउंड पर हमें यह जानकारी मिल गई थी कि कोई बड़ी डिफेंस डील जो है वो नहीं होने वाली है, फिर भी कई पब्लिकेशंस में, कई मीडिया हाउसेस ने इसे सुर्खियां बनाई और कई दिनों तक चलाया। तो इसके पीछे की वजह क्या थी, आखिरकार ये सुर्खियां क्यों बनी? दरअसल इस वक्त पूरी दुनिया में 5वीं पीढ़ी के मोटे तौर पर 3 ही फाइटर जेट्स हैं। पहला अमेरिका का F-35, दूसरा चीन का J-35 और तीसरा रूस का Su-57। भारत के पास जो सबसे मॉडर्न फाइटर जेट है वो राफेल है, जो कि 4.5 पीढ़ी का माना जाता है। 5वीं पीढ़ी के जेट्स की सबसे अहम खासियत यह होती है कि उसकी स्टील्थ, यानी कि वो क्षमता जो उसे दुश्मन के रडार की पकड़ में आने से बचाकर अदृश्य बनाती है। अब चीन का फाइटर जेट तो भारत खरीदने से रहा और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को F-35 खरीदने का ऑफर दे चुके हैं। लेकिन अमेरिकी हथियारों के साथ इतनी कंडीशंस जुड़ी होती हैं कि भारत इसमें फंसना नहीं चाहता, नहीं चाहेगा। लिहाजा तीसरा ऑप्शन जो है वो रूस का जेट Su-57 का ही बनता है। हालांकि भारत अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश में है, लेकिन इसके तैयार होकर एयरफोर्स के पास पहुंचने में कम से कम 10 साल का वक्त लगेगा, ऐसा जानकारों का मानना है। हालांकि भारत की 5वीं पीढ़ी का जेट जो है, भारत को जो है उसकी खरीदने की जल्दबाजी नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद खबर आई कि भारतीय एयरफोर्स के सामने अपना जो कैपेबिलिटी गैप है उसको भरने के लिए पाकिस्तान जल्द ही चीन से 5वीं पीढ़ी का J-35 जेट्स जो है वो खरीद सकता है। पाकिस्तान के पास मौजूदा वक्त में 80% हथियार जो है वो चाइनीज ही है और चीन उसे खुशी खुशी ये जेट दे भी सकता है। और ऐसा हुआ तो फिर भारत पाकिस्तान के बीच जो हवाई जो एयर पावर का जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है। और यहीं चर्चा शुरू हुई कि भारत को अपने फाइटर जेट रेडी होने से पहले स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत कम से कम 2 या 3 स्क्वाड्रन 5वीं पीढ़ी के जेट खरीदने चाहिए। तो ये एक पृष्ठभूमि है जिसके आधार पर इसकी ज़रूरत महसूस की गई और फिर ये जो सुर्खियां हैं वो बनी। दूसरी तरफ रूस भी अपने इस जेट के लिए भारत जैसे मार्केट के इंतज़ार में है। अभी तक रूस इसे ऑफिशियली एक गुमनाम देश को बेचा है उसने। वैसे रिपोर्ट ये बताती हैं कि कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो बताती हैं कि वो देश अल्जीरिया है। रिपोर्ट कहती है कि रूस ने भारत को इस जेट को बेचने के लिए कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो कि भारत की एक शर्त भी रहती है, और भारत में ही उसके प्रोडक्शन या असेंबलिंग जैसे लुभावने ऑफर जो हैं वो भी दिए हैं। लेकिन फिर सवाल है कि भारत
ने अभी तक हाँ क्यों नहीं कही है। ये डील इसलिए नहीं हुई है क्योंकि दरअसल भारत इस जेट को खरीदने के लिए उतना ललायत या यूं कहें कि उतनी जल्दबाजी में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इस जेट की जो स्टील्थ यानी कि जो तकनीकी है, जो मारक क्षमता है, उसको लेकर भारत के मन में कुछ शक व शुबहे हैं, जिन्हें भारत पहले पूरी तरह से दूर कर लेना चाहता है। भारत इसका सोर्स कोड चाहता है ताकि इसमें अपने जो देसी रडार और हथियार जो है वो इंटीग्रेट कर सके। भारत को अभी तक इसकी क्षमताओं से जुड़ी पूरी जानकारी शेयर नहीं की गई है, ये भी कुछ जानकार जो है वो बताते हैं, और इसलिए इसकी डील को लेकर पुतिन की यात्रा में कोई ऐलान जो है वो नहीं हो सका। बातचीत हुई, ये बात निकलकर जरूर सामने आई, लेकिन कोई ऐलान जो है डील का नहीं हो सका। भारत की एयरफोर्स इस वक्त अपने जहाज़ों की सबसे बड़ी कमी से जूझ रही है। वायुसेना के पास अभी सिर्फ 29 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरी संख्या जो है वो 42.5 की यानी 43 के आसपास की है। MiG-21 जैसे जो पुराने विमान हैं जो 6 दशकों से सेवा दे रहे थे, अब रिटायर हो चुके हैं और इन्हें फ्लाइंग कॉफिन तक कहा गया। अब वायुसेना मुख्य रूप से राफेल और Su-30 MKI पर निर्भर है, लेकिन इस साल कम से कम 40 विमान जोड़ने की जरूरत जो है बताई जा रही है, ताकि रिटायरमेंट का जो विमानों का जो रिटायरमेंट है उसका असर जो है वो फ्लीट पर ना पड़े। ऑपरेशन सिंदूर जैसे कॉन्फ्लिक्ट ने दिखा दिया कि एयर सुपरियरिटी जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है, जहां दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए मजबूत हवाई बेड़ा जरूरी है, जरूरी साबित हुआ, और साथ ही साथ एयर डिफेंस के लिए रूसी S-400 सिस्टम भी बेहद कारगर साबित हुआ। हमारी एयरफोर्स के मुताबिक इस सिस्टम की एक मिसाइल ने तो पाकिस्तान में 300 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर घुसकर एक बड़े विमान को हमले में मार गिराया, ऐसा सूत्रों के हवाले से भी जानकारी आई थी, जो कि संभवतः एक अवाक्स विमान था, यानी कि एक तरह का हवाई कमांड कंट्रोल सेंटर। भारत ने साल 2018 में S-400 की 5 स्क्वाड्रन की डील की थी, लेकिन अभी तक उसे बस 3 ही मिल सकी हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते डिलीवरी में देरी हो रही है। कई बार ऐसी खबर आई कि भारत ने रूस से मांग की है कि बाकी 2 स्क्वाड्रन की जो डिलीवरी है वो जल्दी हो। अब पुतिन की यात्रा के दौरान खबर चली कि भारत S-400 की 5 नई स्क्वाड्रन खरीदने की जो डील है वो करेगा, लेकिन सवाल वही है कि जब पिछली खरीदी गई 2 स्क्वाड्रन अभी तक नहीं मिली है, उसकी सप्लाई नहीं हुई है, तो फिर नई डील कैसे हो सकती है। यानी कि आपूर्ति पहले होगी, पिछली जो डिमांड थी उसकी, तब तो आगे का जो एक डिमांड है वो दिया जाएगा, आगे की जो डील है वो होगी। तो ऐसा नहीं है कि भारत रूस के बीच पुतिन की यात्रा के दौरान हथियारों की कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन Su-57 फाइटर जेट और S-400 के साथ ऐसे कई मसले जो हैं वो जुड़े हैं, और जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाते, जब तक उनका समाधान नहीं कर लिया जाता, तब तक कोई डिफेंस डील का ऐलान हो ही नहीं सकता। तो फिर जब डिफेंस डील नहीं हुई तो पुतिन की इस भव्य यात्रा से आखिरकार हासिल क्या हुआ, यह भी एक बड़ा सवाल बचा रह जाता है। तो जो सबसे बड़ी चीज हासिल हुई है वो है मैसेजिंग। रूस लगभग 4 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। अमेरिका और नेटो के जो यूरोपीय देशों ने उसे दुनिया में अलग थलग करने की पूरी कोशिश की है। रूस की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए बेशुमार जो पाबंदियां हैं, जो सैंक्शंस हैं, वो लगाई गई हैं, और अब भारत पर भी रूस का कच्चा तेल न खरीदने के लिए अमेरिकी दबाव है। भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी इसी जुर्माने के तौर पर लगा दिया गया है। हालांकि उसके हटाए जाने की जो बात है वो हो रही है, लेकिन अभी तक हटाया नहीं गया है। ऐसे में पुतिन भारत आकर अमेरिका और यूरोप को यह मैसेज देना चाहते थे कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत पर रूस का प्रभाव कितना मजबूत है, दोस्ती कितनी मजबूत है। भारत में रूस के जो न्यूज़ चैनल हैं उसको भी खोला गया, RT को यहाँ पर लॉन्च किया गया, और भारतीय खासतौर पे हिंदी चैनल आज तक को इंटरव्यू दिया गया पुतिन की तरफ से। पुतिन की ये उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो भारत के जनमानस में रूस की इमेज को एक मजबूत दोस्त के तौर पर उसी तरह पुख्ता करना चाहते हैं जैसे कि सोवियत संघ के वक्त में था। हालांकि समय के साथ उसमें थोड़ा इरोजन हुआ है, लेकिन उसको पुख्ता करने की कोशिश में, और इसलिए उन्होंने इन सब बातों को किया। दूसरी ओर भारत के लिए भी पुतिन की यात्रा अमेरिका को एक मैसेज देने का जरिया बन गई। ट्रंप ने ट्रेड डील को लेकर भारत पर टैरिफ लगाकर और पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान
आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाकर भारत को सख्त रवैया दिखलाने की कोशिश की। अब भारत की ओर से भी एक मैसेज दिया गया है कि भारत के रास्ते खुले हुए हैं, विकल्प खुले हुए हैं। कोल्ड वॉर के दिनों की तरह भारत अब भी अमेरिका को छोड़कर रूस के साथ पहलकदमी जो है वो कर सकता है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर एक के बाद एक मोहरे चले जा रहे हैं। ट्रंप संभवतः दबाव में हैं कि वो जिस यूक्रेन युद्ध को महज एक फ़ोन कॉल पर ख़त्म करने का दम्भ भरते थे, या 24 घंटे में सत्ता में आने के बाद 24 घंटे में ख़त्म कर लेने की बात करते थे, दावा करते थे, उनके चुनकर आ जाने का 1 साल पूरा होने जा रहा है और उसके बाद भी ये युद्ध जो है वो लगातार जारी है। तो ये जो एक मैसेजिंग है वो दोनों ही तरफ से दिया गया। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, हमारे यूट्यूब चैनल यूएसपी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें और जल्द ही हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल नमस्कार।